नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। सत्ता के सेमीफाइनल के नतीजे आ गए हैं। इन नतीजों ने 2023 की तस्वीर भी दिखा दी है। भाजपा के लिए खुशी के बीच तीनों तरह के अलर्ट हैं, तो कांग्रेस के लिए कहीं खुशी कहीं गम की हालत है। नतीजे प्रदेश में पैर जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी के लिए भी है, तो AIAIM ने भी बता दिया है कि वो खेल बिगाड़ने में समर्थ है। चुनावी परिणाम स्पष्ट कह रहे हैं कि भाजपा की महानगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ बरकरार है, लेकिन कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी है। धुआंधार प्रचार और बड़ी सभाओं के बाद भी नगर निगम में शिवराज का सक्सेस रेट थोड़ा घटा है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का जादू अपने ही क्षेत्र में नहीं चला। तोमर और सिंधिया जैसे दिग्गज घराशायी हुए, तो पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और विधायक संजय पाठक भी मात खा गए। छोटे कार्यकर्ताओं की नाराजगी और बेरुखी देखने को मिली। इधर कांग्रेस 5 नगर निगम जीतकर उत्साहित है। शहरों की जीत से कांग्रेस को संजीवनी मिली है। विंध्य और चंबल में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन नगर पालिका और नगर परिषदों में दुर्गति चिंता की बात है। क्या है इन परिणामों का संदेश, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए खास रिपोर्ट। मेयर चुनाव के बाद भाजपा डेंजर जोन में आ गई है। 16 नगर निगम में से 7 पर हार भाजपा को भारी पड़ सकती है। इन नगर निगमों की 96 में से 60 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। कांग्रेस 35 पर, निर्दलीय 1 पर काबिज है। नगरीय निकाय के चुनाव परिणाम 30 सीटों पर भाजपा के डेंजर जोन में आने की घोषणा कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल में मंत्रियों की फौज के बावजूद भाजपा का सफाया चिंताजनक है। शिवराज सरकार के 9 मंत्री और निगम मंडल में 14 मंत्री दर्जा प्राप्त नेता भी पार्टी की हार नहीं बचा पाए हैं। मालवा और बुंदेलखंड ने भाजपा की लाज रखी है, लेकिन विंध्य में खतरा बढ़ने लगा है। यहाँ 3 महापौर में से भाजपा 1 सतना ही जीत सकी। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के पुत्र हार चुके हैं। राजेंद्र शुक्ला के वार्ड में भी भाजपा हारी है। दिया तले अंधेरा वाली स्थिति है। बुरहानपुर और उज्जैन की जीत भी भाजपा के लिए उत्साहजनक नहीं है। बुरहानपुर में 11,000 वोट काटकर AIMIM ने भाजपा की लाज बचाई है। 7 नगर निगमों में हार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने अलार्मिंग बताया है। उन्होंने कहा कि समीक्षा की जाएगी। सामूहिक जिम्मेदारी पर हम आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए, इतना प्रचंड बहुमत मिला है, ये भी तो उन्हीं सब लोगों के कारण से मिला है। अगर कहीं हम लूज कर गए हैं, राजनीति है ये, राजनीति में ये नहीं होता है कि नहीं सब कुछ हम ही होंगे। राजनीति में प्लस माइनस होते हैं, जीत और हार होती है, ये तो चलता है राजनीति में। अगर राजनीति में ये नहीं होगा तो फिर दल क्यों होंगे? तो ये परिस्थितियां तो बनती भी करती रहती है। समय आने पर अलार्म भी रहते हैं। ये अलार्म है हमारे लिए कि अगर कहीं हमने लूज किया तो कौन सी कमी हमसे छूटी है। ये मैं आपको सभी कार्यकर्ताओं के इस विश्वास के आधार पर, और कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की है, मेरा तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है। कांग्रेस ने 5 नगर निगम जीतने का कारनामा कर दिखाया है। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है कि 23 साल में ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि बुरहानपुर और उज्जैन में जनता ने कांग्रेस को जिताया था, लेकिन षड्यंत्र के कारण ये सीटें कांग्रेस के खाते में नहीं गयी। कमलनाथ ने कहा कि बच्चा कहीं और पैदा होता है, भाजपा ढोल कहीं और बजाती है। 16 महापौर भारतीय जनता पार्टी के थे। रिकॉर्ड बताती है कि 2 ये 500 से आसपास से जीते। कैसे जीते मैं उस पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि घोषित हुआ है हमारे, मैं हार स्वीकार करता हूं, पर साथ में ये प्रश्न पूछता हूं कि ये कैसे जीते। ये 500 के 2, हमारे पास कुछ नहीं था, हम सिफर में थे, हमारे 5 जीते, और एक आम आदमी पार्टी का और एक स्वतंत्र का जीता। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी 7 हारी, जिसमें से 2 500 वोट से वो जीती है। ये आज आंकड़े बताते हैं। और अगर बीजेपी इसमें जश्न मनाना चाहती है, कोई चिंता नहीं, बच्चा कहीं और होता है, मिठाइयाँ ये बात नहीं। हमेशा इनकी ये परंपरा रही है। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को 40 पार्षद और 1 मेयर ही मिला है। 12 से अधिक स्थानों पर AIMIM ने जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव से पहले इन दोनों दलों की बढ़ती ताकत भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए अलार्म है, लेकिन इससे भी बड़ा अलार्म अपनों की नाराजगी है। शहरों में भाजपा की पकड़ का कम होना और नगर पालिका से लेकर नगर परिषद तक
कांग्रेस की करारी हार कहीं न कहीं चिंता का विषय है। देखना होगा दोनों राजनीतिक दल 2023 के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। शर्मा जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और अटल जी की पंक्तियों का ना दैन्यम ना पलायनम बहुत जिक्र करते हैं भाजपा नेता, तो उन्होंने ये भी लिखा था कि हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। लेकिन लग रहा है इसका पालन करती बीजेपी दिख रही है, क्योंकि दोनों चीज़ें कह रहे हैं। हमने सुना होगा आपने BD शर्मा जी को भी, वो कह रहे हैं जीत हार चलती रहती, फिर वो ये भी कह रहे हैं प्रचंड बहुमत मिला, फिर वो ये भी कह रहे हैं समीक्षा करेंगे। लेकिन जो नतीजे आए हैं, भले महापौर की अगर हम बात कर लें कि विंध्य भी उसमें दिख रहा है हमको, ग्वालियर चंबल भी उसमें नज़र आ रहा है, महाकौशल भी उसमें दिख रहा है। जो लाज बची है वो मालवा निवाड़ में। तो अब पार्टी को आपको नहीं लगता कि रणनीति नए सिरे से बनाना चाहिए, या जो प्रत्याशियों के चयन का तरीका है, खासतौर से जो महापौर को लेकर जिस प्रकार के नतीजे हैं, उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है? देखिए मनोज जी, आप और हम सब अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की बात हमेशा की जाती है। और मुझे वो दिन याद है, वो दौर याद है जब ये होता था कि प्रत्याशियों के चयन के संबंध में एक चुनाव समिति बैठती थी। चुनाव समिति में दिग्गज लोग बैठते थे। आज भी चुनाव समिति बैठती है, आज भी वही दिग्गज लोग बैठते हैं। लेकिन परिवर्तन केवल इतना हो गया कि सब लोग अपने अपना नाम देने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जीते इसकी चिंता करने वाले कम है। मैं बहुत ईमानदारी से और बहुत आपके चैनल पर मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं, इसलिए मैं उसी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि इसीलिए तो आपके अनुभव का लाभ लेने का हम पूरा प्रयास करते हैं, ताकि दर्शकों को पूरे रेफरेंस के साथ चीजें पता चले। बिल्कुल 5 सीटों पर कांग्रेस जीती है, उसमें केवल 2 स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पर कांग्रेस जीती है, बाकी 3 जगह पर टप्पे मार के जीती है। 2 हैं केवल छिंदवाड़ा जहां उसकी परिषद है, मुरैना जहां उसकी परिषद बनने जा रही है। मुरैना के अंदर निर्दलीय ज्यादा जीते हैं, आपको भी मालूम है। 13 निर्दलीय जीते हैं वहां से, 19 जो है इनके लोग जीते हैं कांग्रेस के। इसका मतलब यह है कि सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर जी का जो गठबंधन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। सिंधिया जी के कारण प्रेशर डाल करके या सिंधिया जी के कारण एक ताकतवर विपक्ष के रूप में उसका उनके विरोधी के रूप में भाजपा खड़ी होती थी और चुनाव जीतती थी। चूंकि सिंधिया साथ आ गए थे तो उन लोगों के दिमाग में आया कि नरेंद्र सिंह तोमर प्लस सिंधिया = 11 नॉट 2। पर दुर्भाग्य है कि वो 1 + 1 2 भी नहीं हो पाए और भाजपा अनेकों जगह पर हार गई। ग्वालियर के अंदर केवल इसलिए हार गए क्योंकि सिंधिया जी समर्थन नहीं कर रहे थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी का आदमी की वो जो प्रत्याशी आ गया था और मालूम चला सारे नाराज भाजपाइयों ने, पुराने भाजपाई नेता, मैंने उनके सामने सतीश सिकरवार के सामने एक चैनल पर बोला था कि सतीश सिकरवार जी, आपको भारतीय जनता पार्टी के नाराज लोगों ने ये मान करके वोट दिया है कि आप संघ प्रमुख को अपनी गाड़ी में बैठाते थे। संघ के अनेकों अधिकारी आपकी पत्नी के हाथ का भोजन कर चुके हैं, इसलिए सब लोग आपके परिवार से वाकिफ हैं, आपको वोट इसलिए मिल गया है। आप ये बिल्कुल न मान के चले, कांग्रेस की ग्वालियर में वो जीती है। एक बात। दूसरी बात, जबलपुर के अंदर आप देख लीजिए, जबलपुर में आपको जो है 44 पार्षद भाजपा के हैं और 26 पार्षद कांग्रेस के हैं, 9 निर्दलीय हैं। यानी कि आप परिषद किसकी बनाओगे? यदि डॉक्टर जामदार साहब अपना चुनाव कार्यालय भी खोल लेते तो लोगों को समझ में आता है चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपना जो मुख्य चुनाव कार्यालय है वो भारतीय जनता पार्टी के संभागीय कार्यालय में करा था। क्या जीतेंगे? कैसे जीतेंगे? जो चाय पिलाने के पैसे, ये जो आप कह रहे हैं जो कि चुनाव भी समितियों में इस पर मंथन होता था, तो क्या इस पर विचार नहीं किया? और एक लंबी चौड़ी टीम जो भोपाल में बनाई गई थी कि जो चुनाव अभियान को देखेगी, चुनाव कैसे लड़ाया जाए इसकी रणनीति बनाएगी, पोस्टर पंपलेट से लेके चुनावी मुद्दे क्या होंगे, कहाँ रैली होगी, कहाँ रोड शो होंगे, उनकी समझ में ये जानकारी नहीं आई, या उनका जो अज्ञानता थी या उनकी जो अनुभवहीनता थी वो भारी पड़ गई पार्टी पर? आज मैंने एक कॉलम लिखा है, उसमें मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की वो क्षमता नहीं बची जो सुंदरलाल पटवा ने कहा था कि कुत्ते की पूंछ पर बी फार्म बांध के भेजूंगा और विधायक की सर्टिफिकेट लेके लौटेगा। अब वो दम नहीं बचा है, ना कार्यकर्ता वो रहा है ना नेता वैसे रहे हैं। पहले नेता बोलते थे, कार्यकर्ता जान लड़ा। लेकिन मैं मतलब बहुत माफी के साथ दर्शकों से भी कि वो संदर्भ तो आज भी मौजूद है, भले वो चेंज ये हो गया है कि कुत्ता वफादारी का प्रतीक माना जाता है और जो लोग वफादार थे बड़े नेताओं के
उनको झंडा दे दिया गया और उन्होंने पूंछ के बांध के तो घुमाया, लेकिन वो साथ ही कार्यकर्ता को काटते भी गए। मैंने यही शब्द इस्तेमाल किया है कि पहले कार्यकर्ता जो है वो आज्ञाकारी था, अब आप प्रोफेशनल हो गए तो कार्यकर्ता भी प्रोफेशनल हो गया। तो वो प्रोफेशनल कार्यकर्ता जो है आपके अब इन को नहीं सुनने वाला कि पार्टी अध्यक्ष खड़े होकर के कहते हैं कि कटनी में नहीं देना तो जीत के आ गई वो है। डॉक्टर जामदार के बारे में शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं नहीं लिया ना उन्होंने कि पार्टी अध्यक्ष ने कहा नहीं देना, मतलब उन्होंने कहा होगा कि भाजपा को नहीं देना, तो उन्होंने कहा नहीं दिया। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अब नेतृत्व के नाम पर जो लोग भी वरिष्ठ हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई नेतृत्व काम कमजोर है या कुछ है, हम ये कह रहे हैं कि नेतृत्व के नाम पर अब आप यदि अपनी थोपने की कोशिश करेंगे तो जनता जो आपको जिताना चाह रही है कार्यकर्ता के माध्यम से हरवा देगी। आप कटनी में कैसे हारे 5000 वोट से, सबको मालूम। वो जो है जिस व्यक्ति ने सूरी जो है सज्जन, उन्होंने पूछा पत्रकार ने उनसे कि भाई आप भाजपा के पुराने नेता रहे हो, आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा में भाजपा बसती है, लेकिन पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल लिया, वो विचार करें। तो कुल मिलाकर के ये आप सारे समीकरणों को देखें। मैं तो केवल इस बात को चिंतित हूं, आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की आंखों में इस प्रकार का काजल लगना चाहिए कि उन्हें ये समझना चाहिए कि 5 स्थान जहां केवल 2 स्थान कांग्रेस जीती है और 3 उसको भाग्यवश मिले हैं, उसके बारे में इतना बवंडर खड़ा कर दिया गया मीडिया के माध्यम से कि भाई आप जो है, तो ये हो क्या रहा है? क्या आपके यहाँ सारे लोग ऐसे हो गए क्या मीडिया से बात ही नहीं करते? क्या आपके यहाँ सारे लोग ऐसे हो गए कि जनसंपर्क विभाग इतना बड़ा है तो फिर मीडिया के साथ क्यों बात नहीं करते? वस्तु स्थिति क्यों नहीं बताते? कोई नहीं बताता वस्तु स्थिति। उसका कारण मनोज जी ये है कि सबकी आंखों में बड़ा चश्मा लग गया है, किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आप अब दूसरे एंगल से देखिए, जनता जो है उन्होंने इतने पार्षद जिताए हैं। मैं अभी आकलन कर रहा था, महापौर के 850 पार्षद हैं, मतलब जितनी भी 16 नगर पालिका नगर निगमें हैं उनके अंदर 850 पार्षद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 506 जीते हैं, कांग्रेस ने 284-85 जीते हैं, 85, और 58 जो है वो निर्दलीय जीते हैं। आप अंदाज लगाइए 850 में से 506 पार्षद जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को ये कह रहे हैं हार गई। जनता ने किसको वोट दिया है? केवल आपका मेयर जो है, आप गणित लगा लीजिए। आप एक सीधी बात बताऊं मैं आपको, बहुत क्लियर है कि आपने जो है आरक्षण के नाम पर इतना बवंडर मचा दिया कि आपने स्वर्ण समाज को नाराज कर दिया। एक बार माइका लाल बोल करके कह दिया, एक बार जो है आपने पिछड़े वर्ग का आपने प्रयोग क्या कर डाला कि जो है अपने सिंगरौली में जो है आपने सामान्य सीट के ऊपर जो है सामान्य वर्ग ओबीसी को खड़ा कर दिया। एक भी छतरी को आपने मैदान में नहीं उतारा। नहीं, मैं वही कहना चाहता हूं कि आपने जो है ओबीसी को उतारा, ओबीसी के कारण आप ये भी हार गए, रीवा भी हार गए, क्योंकि आप सीधी और रीवा और जो है सिंगरौली, इन तीनों के अंदर केवल हारने का कारण ये था कि आपने अपना गलत चयन किया। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं, पहले दौर की मेरी चर्चा में, हालांकि मैं लंबा बोल गया, पहले दौर की चर्चा में मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा बांटी गई टिकटों की हार हुई है, पार्टी की हार नहीं हुई है। नेतृत्व को अपनी कार्य पद्धति पे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो वाला कार्यकर्ता नहीं है जो चने मुरमुरे खा के ठाकरे जी के, क्योंकि आप भी ठाकरे जी नहीं बचे और कार्यकर्ता भी ठाकरे जी वाला कार्यकर्ता नहीं बचा। आप भी जो है कुल मिलाकर के आप, क्योंकि ठाकरे जी तो पूरे उनके वस्त्र और जिस गाड़ी में घूमते थे उतने के तो नेता आजकल जूते पहनने लगे हैं। तो ब्रजेश जी, नेतृत्व को तो विचार करना ही चाहिए, और कांग्रेस के लिए भी कि अगर ठीक है, लेकिन एक चीज़ और भी है जो शर्मा जी ने कहा, लेकिन उसके साथ ही कि ठीक है आपकी परिषद बन गई, लेकिन अगर 57 साल बाद कोई एक शहर में आप हार रहे हो, 24 साल बाद किसी एक शहर में हार रहे हो, वो भी तब जब कांग्रेस के ज़माने में जब आप कमज़ोर हुआ करते थे, तब भी उन गढ़ों पर आपका कब्जा था, कांग्रेस उनको भेद नहीं पाई थी। तो उसके बाद अगर आप हार कर चिंतन नहीं कर रहे हैं और ये खुश हैं कि हम ठीक है हम 500 पार्षद जीत गए या परिषद हमारी है, तो परिषद का जो नेता चुना जाएगा, उसी का एक और बहाना भी है कि हम 50% शेयर वोट हमें मिले हैं, हम जो 51 का टारगेट है उस तक पहुंच रहे हैं। तो वो 50 से तो ऊपर पहुंच गए ना, 16 में से 9 हैं, तो शायद ये गणित हो सकता है उनका। लेकिन कांग्रेस को भी चिंतन की बात है कि अगर इतने बड़े बड़े गढ़ों में पार्टी उनको जिता रहे हैं, उनके लोग उनको जिता रहे हैं, कि ग्वालियर की बात करें, जहाँ भी हम बात करें, तो उनके पार्षद क्यों चुनाव हार रहे हैं? हमने देखा भोपाल की बात करें कि जिस क्षेत्र में रह रहे नेता, चाहे बीजेपी उम्मीदवार थी चाहे कांग्रेस, अपने गढ़ों में हार गए। कांग्रेस के गढ़ में बात करें, हम छिंदवाड़ा की बात करें, तो कांग्रेस इसमें ही खुश है, प्रियंका गांधी तक ट्वीट कर रही है
कि वो बीजेपी मुक्त हो गया छिंदवाड़ा, लेकिन 4 दशक तक जब कमलनाथ नेतृत्व कर रहे थे तब ये स्थिति क्यों नहीं बनी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जवाब दिग्विजय सिंह को भी देना चाहिए, जवाब अजय सिंह को भी देना चाहिए। देखिए मनोज जी, ईमानदारी से यदि दोनों ही विचार करें, चिंतन करें, तो दोनों को ही करना चाहिए। लेकिन जो शर्मा जी कह रहे थे ना, चश्मा पहन रखा है, तो दोनों ही दलों ने अपने अपने चश्मे पहन रखे हैं। यदि कोई 57 साल बाद, 24 साल बाद हार रहा है तो उसको पुनर्विचार करने की ज़रूरत थी। और 2018 के बाद, मतलब 2018 के बाद तो ये गलती होना ही नहीं चाहिए थी ईमानदारी से, लेकिन आपने फिर भी वही गलती की है, तो इसका कोई वो नहीं है कि आप 2023 में भी वो गलती नहीं करोगे। लेकिन कांग्रेस को लिए ज़्यादा चिंता की बात है मनोज जी कि उसको जो महापौर भले ही मिल गए वो 5, लेकिन जनता ने उनके पार्षद क्यों नहीं चुने? सिर्फ 2 जगह को छोड़ दिया जाए तो बाकी की जगह जनता ने एक मुश्त होकर सरकार के खिलाफ वोट नहीं किया। जनता चाहती तो, लेकिन कांग्रेस के लिए अभी उम्मीद है कि आप यदि बेहतर कैंडिडेट देंगे, मेहनत करेंगे और जो विचार करेंगे कि भाई जो आपके आज की तारीख में विधायक हैं उनके क्षेत्रों पर आत्मंथन करेंगे और बाकायदा ईमानदारी से समीक्षा करेंगे कि वहाँ लूज कहाँ हो रहे हैं, तो वो अपनी सीटें जो विधायकों की वो भी बचा सकेंगे। और कहीं पे यदि उनको कमज़ोर लगती है कि ये कमजोरी है, दूर करके वो उसको जीतने की ताकत भी रख सकते हैं। उनको ईमानदारी से मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए ईमानदारी से समीक्षा करने की जरूरत है कि यदि मध्य में, यदि आपको उत्तर में, उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ भोपाल की बात है कि नरेला में, गोविंदपुरा में कहाँ क्या, किस वजह से उनको क्यों वोट नहीं मिला, किन क्षेत्रों में पहले उनकी वोट परसेंट क्या था और अब गिरा है, तो उसकी वजह क्या है? क्या उनने पार्षद प्रत्याशी सही नहीं दिए थे? क्या उनकी गुटबाजी थी? वहाँ पे भीतरघात हुआ उनके साथ। कांग्रेस में भी वो नाराजगी हमने देखने को मिली कि दिग्विजय सिंह लोगों के घर घर गए थे मनोज जी, और हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे पार्षद हैं जो कम मार्जिन से हारे हैं। तो आपको ये विचार करना होगा कि आपके लोगों ने तो आपको नहीं हरा दिया। तो यदि इसकी ईमानदारी से समीक्षा होगी तो 2023 का मुकाबला निश्चित तौर पर होगा। बीजेपी को, जिस तरह से हम बीडी शर्मा जी को अभी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हाँ हमको अलर्ट होने की ज़रूरत है, हमें इस पर विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 2018 में जो बात आई थी सेम वैसी परिस्थितियाँ हो गई कि आपने उम्मीदवारी चयन में चूक कर दी, जिसकी वजह से आप 2018 में सत्ता में नहीं आ पाए थे। इस बार आपने तमाम तरह के गाइडलाइन बना दी। हो सकता है ये प्रयोग हो और आप इसमें परिवर्तन कर लें, लेकिन ये प्रयोग आपसे 7 जगह छीन लेते हैं। आपने कटनी में जो शर्मा जी कह रहे थे, आपने बेहतर उम्मीदवार नहीं दिया, दे सकते थे आप। रीवा में जैसे हमने जिक्र किया था कल भी कि राजेंद्र शुक्ला जो चाह रहे थे वेंकटेश पांडे, तो जब आप चेतन कश्यप की पसंद का ध्यान रख सकते हैं, रामेश्वर, विश्वास सारंग और कृष्णा गौर की पसंद का ध्यान रख सकते हैं, तो वहाँ भी एक अगर आप दे देते कैंडिडेट तो शायद नतीजा कुछ और होता। या संजय पाठक की जो इच्छा थी, आप अगर मीमांसा कर लेते, उस पर विचार कर लेते, तो शायद वो सीट भी आपके पास होती। मुझे तो ये कहने में गुरेज नहीं है मनोज जी कि क्यों किसी की बातों पर विचार करना। जब भाजपा का संगठन इतना मजबूत है, उसके पास पूरा एक अच्छा परिपक्व संगठन है, वो नीचे से जो उसकी प्रक्रिया थी ना पहले, कि आप नीचे से पूछोगे, बाकायदा मंथन करोगे, विचार करोगे, इसके बाद एक नाम पर तय होगे। लेकिन जो शर्मा जी कह रहे थे ना, आज की तारीख में एक एक व्यक्ति अपना अपना नाम रख देता है, तो जिसके ज़्यादा समर्थन में आ गए तो उसको आपने दे दिया टिकट। क्यों दिया भाई टिकट? संगठन की अपनी एक तरीका है, उस तरीकों को ही अपनाना चाहिए। कौन बेस्ट है उसमें, कौन जीत सकता है, जीतने वाली जो बात की जाती थी पहले कि जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा उसी को हम टिकट देंगे, ना कि मैं गारंटी ले लूं, आप गारंटी ले लें, शर्मा जी गारंटी ले लें और आप उनको टिकट दे दो। ये कौन सी वो बात हुई? आपको ये देखना पड़ेगा कि यदि राजेंद्र शुक्ला बोल रहे हैं इस व्यक्ति का और दूसरा कोई व्यक्ति बोल रहा है, संगठन बोल रहा है या संघ की तरफ से नाम आ रहा है, तो तीनों में मजबूत कौन है? और हम तो ये जिम्मेदारी संगठन की है। अगर हम कोई सामान लेने जाते हैं तो आजकल बोर्ड लगा देता किराना दुकानदार कि फैशन के इस दौर में गारंटी की उम्मीद ना करें। बिल्कुल। और गारंटी की बात आप करो, कार्रवाई यदि कमलनाथ जी ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में जिनके कहने पर टिकट दिया है, जिनने जिम्मेदारी ली है, मैं उन पर कार्रवाई होगी, तो कांग्रेस को भी कार्रवाई करनी चाहिए और बीजेपी को भी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में गारंटी लेने का ये सिलसिला जो चल पड़ा है ना, तो वो सिलसिला भी बंद हो जाए। लेकिन राजनीति भी कहते हैं ना भाई, जो हो गया परिणाम आ गया, इसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाता है, कोई ईमानदारी से समीक्षा नहीं करता। लेकिन इस नगर निकाय की, नगर पालिका की और नगर परिषद की आपने ईमानदारी से समीक्षा नहीं की, तो 2023 में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। वही गलती आप दोहराएंगे, 23 में परिणाम देखने मिलेंगे। तो 22 का कांग्रेस को ज्यादा मजबूती मिल जाए। आपकी 18 का सबक आपने लिया नहीं, तो 22 में वही गलती दोहराई। अब 22 का गलती क्या 23 में आपको लग रहा है? और जो ईमानदारी की समीक्षा की बात हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि वाकई होगी? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं संभागीय संगठन वाली व्यवस्था आप खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि शिव प्रकाश जी को आपने हटा दिया, नए अजय जामदार की नियुक्ति हो गई है, तो क्या उसको भी इस नतीजों से जोड़कर देखा जा सकता है? या
जो भविष्य को लेके जो चिंतित होगा राष्ट्रीय नेतृत्व, उसकी तैयारी उसने अभी से शुरू कर दी कि भले आप जब करना हो करो, हम तो अभी से तैयारी में जुट गए हैं। देखिए मनोज जी, एक बात बहुत साफ शब्दों में मानना पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्य पद्धति केवल इसलिए बदली है क्योंकि उन्होंने व्यक्ति को लोकप्रिय मान करके संगठन की लोकप्रियता को पीछे कर दिया। नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर हों, शिवराज जी मध्य प्रदेश स्तर पर हों, या स्थानीय स्तर पर जो विधायक या पार्षद या जो भी कोई लोकप्रिय है उसकी, तो ये एक बात है। फिर आप ये देखिए कि जिन लोगों को आपने पदाधिकारी बनाया, क्या वो पदाधिकारी इस प्रकार का प्रभाव रखते हैं क्या? मैंने एक बार आपके चैनल पर पहले भी बोला था कि क्या नाराज हुए व्यक्ति को बैठाने की हिम्मत है किसी के अंदर भी? किसी की कोई मान लेगा क्या? आप कभी कल्पना कर सकते हो? भाई आप तो रट से महामंत्री बना रखा है, जिसको आपने जिम्मेदारी, वो तो खुद 2 बार बगावत करके आपके खिलाफ चुनाव लड़ चुका है। हाँ भाई, आपने दूसरा आप ये भी विचार करिए, चुरट से जो है आपने जिस आदमी को, जो बहुजन समाज पार्टी का था, आपने भाजपा का महामंत्री बना दिया। तो क्या महामंत्री बनाना चाहिए? चलो कोई बात नहीं, आपका विशेष अधिकार, आपने बना दिया, वो अपनी चुरट नहीं बचा पाए। आप 2 बातें और देखिए, मैं तुलनात्मक रूप से मैंने इतनी देर में एक आंकड़े निकाले, आपने देखा भी होगा। जब 16 नगर निगम थी तब भारतीय जनता पार्टी के 511 पार्षद थे। आज 9 नगर निगम है, तब भारतीय जनता पार्टी के 507 का जो है पार्षद हैं। बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। ये उस समय जो है 97 में अगर इसको ऐसे समझे जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास 100 विधायक है महाराष्ट्र में, 100 से ज्यादा, लेकिन मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे है ना। वो तो एक बड़ा संदेश है, वो एक, उसको आप तुलना नहीं कर सकते इस मामले में। नहीं तो मतलब आप जो परसेप्शन है, आप यही देख रहा कि महापौर, मैं तुलना करने के लिए, यदि आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं तुलना करने के लिए ये कहूंगा कि क्या आज इतने बड़े बुंदेलखंड यानी कि सॉरी इसमें चंबल ग्वालियर में, यानी आप ग्वालियर हार गए, आप मुरैना हार गए, तब क्या आपको ये विचार नहीं करना चाहिए कि सिंधिया की फौज जो मंत्रिमंडल में बैठी हुई, मैंने आज कॉलम लिखा है, आज आपको ये महसूस नहीं हो रहा है कि इसकी जरूरत नहीं है? यदि वो भाजपा के थे, भाजपा के हो गए, मतलब आप तो भाजपा के हो गए, तो फिर आप जो है ऐसे लोगों को क्यों रखो? भाई जिस तोमर को ग्वालियर से आपने, प्रद्युम्न तोमर को मंत्री बना रखा है, वो ग्वालियर के अंदर एक सीट नहीं बचा पाया, अपना क्षेत्र नहीं बचा पाया, तब फिर क्यों बना रखा आपने मंत्री? इसलिए बना रखा है कि सिंधिया के आदमी है। आप कब बताओगे? एक तरफ आप कह रहे हो ये सब भाजपा के हो गए, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि अयोग्य और जो अक्षम, जो राजनीतिक रूप से प्रभाव नहीं दे, जनता के बीच में इंप्रेशन नहीं डाल पा रहे, उनको भी हम मंत्री बना के रखेंगे। तो आप 2023 जो है केवल पार्षद और महापौर की चर्चा करके नहीं हार सकते, जीत सकते। मनोज जी, आप जब तक मंत्रिमंडल में परिवर्तन नहीं करेंगे और अयोग्य लोगों को नहीं हटाएंगे, भारतीय जनता पार्टी तो ये बात आपको नहीं लगता है कि एक मिनट जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में ये संदेश नहीं जाएगा कि ये सरकार हमारी है और मंत्री हमारा है? आज हर आदमी, आप और हम 4 बार बोलते हैं दिन भर में, ये सिंधिया का मंत्री है, ये शिवराज जी का मंत्री है, भाजपा का मंत्री है। तो आप ये कब पाटोगे? 2023 तक यदि नहीं पाट पाए तो ये सिंधिया के और शिवराज जी के यानी भाजपा के मंत्री होने की यदि तुकबंदी चलती रही तो बहुत कोई लाभ नहीं होने वाला। आप अब संदेश दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को इतना झुकने की आवश्यकता नहीं है। अब सिंधिया के अयोग्य व्यक्तियों को दूसरी जिम्मेदारी दीजिए और मंत्रिमंडल से हटाइए, क्योंकि आउटपुट नहीं आ रहा। जी, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही ना, ये तो निर्णय की लापरवाही दिख रही है। बिजली मंत्री अपने ग्वालियर के अंदर महापौर नहीं जितवा सकता, क्योंकि सबको मालूम है कि बिजली की स्थिति खराब है। हालांकि मुझे 2 बार नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे 14, 11, 12 नाम लेने से इसलिए जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप कौन से तोमर का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, पर इसमें तो देखिए, जो आदमी, जो नरेंद्र सिंह तोमर जी की आप बात कर रहे हैं, भाई मेरे तो बहुत आदरणीय मित्र हैं मैंने उनके साथ काफी समय तक साथ रहा हूं। मुझे ये मालूम है कि वो बहुत ही संगठन के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं और संगठन के प्रति ध्यान देते हैं, लेकिन उपचुनावों के समय वो मुरैना नहीं जीता पाए, जो उनका पार्लियामेंट सीट है। अब जो है महापौर के समय जो है वो पार्षद, तो हमने देखा, अगर पिछले चुनाव में बात करें कि मोदी लहर में कि जो लोग नए नवेले चेहरे 4-4, 5-5 लाख वोटों से जीते, वहाँ उनकी जीत के लाले पड़ गए थे। प्रत्याशी कैसे बदला, ये इस पे हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ब्रजेश जी, बात मंत्रियों की भी हो रही तो संगठन की भी हो, क्योंकि हम देख रहे हैं जो महामंत्री, एक विधायक को आपने महामंत्री बना दिया, वो अपने क्षेत्र में रहते हैं।
एक पदाधिकारी को आपने राज्यसभा में भेज दिया, वो अपने क्षेत्र में है, या दिल्ली में देख रही हैं वो अपनी लॉबिंग में लगे हैं, या बाकी जो आपने बनाए हैं उन पे इतना सारा काम लाद दिया। तो ज़रूरत ये नहीं कि जितने निगम मोर्चे, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, उसके बाद एक बार फिर से पुनर्विचार हो, संगठन में विचार हो और नए युवा चेहरों को मौका दे दीजिए आप कम से कम, या ऐसे चेहरों को जो ऊर्जा के साथ पूरे प्रदेश में घूम सके। उनके साथ ये चिंता नहीं हो कि मुझे तो फलाना विधानसभा क्षेत्र में या मुझे चुनाव लड़ना है, या मैं जो पिछला चुनाव जीता हूँ वहाँ से मेरे को जीतना है, तो वो वहीं पूरा समय में वहीं सीमित रहूँ। निश्चित तौर पर मनोज जी, यदि सरकार की बात करें हम तो संगठन की बात करें, भाजपा में संगठन की बात ना करें तो निश्चित तौर पर आप मान सकते हो ये कांग्रेस नहीं है कि सरकार में है तो सरकार जिता लेगी। यदि सिंधिया के मंत्रियों में इतनी ही कुब्बत होती तो बात अलग होती, सारे के सारे जीत जाते। लेकिन यदि भाजपा संगठन उनके पीछे खड़ा था तो देखिए जो 5,000 से 6,000 से जीतने वाले थे वो 60-60 हजार से जीते थे। बिल्कुल। तो भाजपा संगठन की एक ताकत है ना। यदि उसके कार्यकर्ता नाराज हैं तो किस वजह से, इस पर विचार होना चाहिए। उसका संगठन उतना परिपक्व नहीं है क्या, युवाओं से भर गया है क्या, वो नाराज लोगों को मना नहीं सकता है क्या, वो उसमें उतनी क्षमता नहीं बची क्या, इस पर भी विचार होनी चाहिए। ब्रजेश जी, माफी चाहता हूँ एक लाइन बोलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को सब मालूम है, कोई भी जो है पानी को पप्पा नहीं कहता और बोतल में दूध नहीं पीता। सब लोग समझदार हैं, राजनीति में इतने बड़े पदों पर पहुंचे हैं, उन्हें ये मालूम है कि मूल कार्यकर्ता को जिन्होंने संघर्ष करके उसकी जगह जो ये विकल्प को भर लिया है ना, मैं सिंधिया के साथ आए लोगों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आप इससे अलग हट करके सोचिए, जो जिम्मेदारियां दी गई हैं मूल व्यक्ति को हटा करके ऐसे विकल्प के माध्यम से दी, और वो विकल्प अब जो है करोड़ों में खेलने लग गया। उनके दीपक तले अंधेरा है। शिवराज जी को मालूम ही नहीं चल रहा है कि उनके आसपास के लोगों की क्या पोजीशन हो गई है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना शर्मा, जब तक आप ये विकल्प भी तो संगठन में भी हुआ ना। वरिष्ठों को आपने दरकिनार करके युवाओं की आपने फौज खड़ी कर दी, वो उतने प्रभावी नहीं है। वो उनके, आप जब देखिए कि पहले चरण में वोट आपका वोटर निकला नहीं, जो काम भाजपा करती थी पर्ची बांटने का वो बटी नहीं। भाजपा जो नाम जुड़वाने का काम करती थी वोटर लिस्ट में, कि हमारे इसकी बात की चिंता करती थी कि हमारे व्यक्ति का नाम जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, कट तो नहीं गए हमारे, वो ये चिंता करती थी कि कोई गलत आदमी का है, हमारी पार्टी विरोधी है या दूसरे दल का है, उसका नाम इसमें जुड़ा है, जबकि वो यहाँ से पलायन कर गए तो वो नाम कटवाने का काम करती थी, वो जुड़वाने का काम करती थी। तो ये काम तो संगठन ही करता था ना, ये काम भी क्यों नहीं हुआ? तो ये जिम्मेदारी तो संगठन की बनती है। फिर बदल की तो वहां भी गुंजाइश है कि आपने जो वरिष्ठों को किनारे कर दिया है उनको भी एक स्थान दिया जा सके, ताकि उनको सम्मान बरकरार रहे। और उनकी जो कार्यकर्ताओं में अपील है, जो कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हैं, वो बात मानते हैं उनकी। आज की तारीख में युवाओं की बात कौन मान रहा? जो आपने खुद ही कहा था कि ऐसा युवा संगठन हो गया है कि वरिष्ठ उससे सड़क पर बैठे हैं या नाराज हैं तो उनको मना कौन पाएगा? चलिए मना पाएंगे। बिल्कुल ब्रजेश, अब चूंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर समीक्षा अगर होगी, ईमानदारी से होगी, तो बहुत सारे ऐसे चेहरों पर गाज गिरना चाहिए या गिरना भी चाहिए, ताकि संगठन का एक मैसेज नीचे तक जाए कि पार्टी गंभीर है। बात चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, लेकिन चूंकि बीजेपी अपनी संगठनात्मक क्षमता, अनुशासन के कारण जानी जाती है, तो महती जिम्मेदारी उस पर भी है। और क्योंकि खोया उसी ने है, कांग्रेस ने तो पाया ही है। अब इस खोया पाया की लड़ाई में कार्यकर्ताओं को क्या पाएगा, 2023 में किसकी लॉटरी लगेगी, इसमें थोड़ा वक्त है। फिलहाल तो अटेंशन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।